अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है और इस अच्छी सी सुबह में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उस मौसम के जो कि तमाम शहरों में ही बड़ा अच्छा है और कराची में भी बड़ा अच्छा हो जाता है, मगर शाम के टाइम पे। लेकिन इंतजार है तो सिर्फ इस चीज का कि कराची में भी बारिश हो जाए, क्योंकि ओवैस हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है, शहरी इंजॉय कर रहे हैं और ओवरऑल पाकिस्तान के काफी शहरों का मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है और लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। वैसे जब कराची में बारिश होती है, यूजुअली मैं अब उसकी बात नहीं करी कि सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं, लेकिन जब हम अपनी छतों के ऊपर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आप किस तरीके से फिर उस बारिश को सेलिब्रेट करते हैं? यूजुअली आमतौर पर जब बारिश होती है तो बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि सड़कों पे पानी होता है, जैसे आपने कहा। तो घर में समोसे, पकौड़े और कचौरी बना के उसे एंजॉय किया जाता है उस मौसम को। तो बारिश का मजा भी दोबारा हो जाता है, बारिश को एंजॉय कर लिया जाता है, मौसम एंजॉय हो जाता है, साथ साथ पकौड़े भी एंजॉय हो जाते हैं। पकौड़े भी एंजॉय हो जाते हैं क्योंकि कराची वालों की जो सेलिब्रेशन होती है ना, वो इसी तरह होती है। हम टीवी पे देख रहे होते हैं फला जगह ट्रैफिक जैम है और फला जगह बारिश हो गई है और रोड पे लोग फंसे हुए हैं, तो हम सब क्या करते हैं कि हम अपने घरों में ही जो है वो सब समोसे, पकौड़े, सबसे अच्छा तरीका भी यही सेलिब्रेशन करते हैं। बारिश में बाहर निकलने के बजाय आप घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, समोसे, पकौड़े और कचौरी बना के पूरा टाइम मौसम को एंजॉय करें। बिल्कुल, मौसम को एंजॉय करें। तो जनाब, जहां मौसम खुशगवार है वहीं सियासत का मौसम कुछ खुशगवार नहीं है। तो सियासत के मौसम पे बात करने से पहले जो है हम आपको बताएंगे कि हम आज के शो में क्या क्या चीजें शामिल कर रहे हैं। हम आज के शो में बात करेंगे कराची के हवाले से, जहां पर लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और अब तो सियासतदान भी इस हवाले से काफी ज्यादा जो है वो सीरियस हो गए हैं। तो जनाब, शो में मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की। और कोई चीज सामने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं आएगी तो ये हड़ताल है और हतमी तौर पर है। निगरां सेटअप के लिए कौन सेट है? अपोजिशन का गौर। खुर्शीद शाह ने निगरां वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए 15 मई को डेडलाइन दे दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही से अलग अलग मुलाकातें। और गुलकारा मीशा शफी का अली जफर के किरदार पर वार, हिरासा करने का इल्जाम लगा दिया। ट्वीट में कहा, अली जफर ने एक बार नहीं कई बार जिनसे हिरासा किया। मेरा ज़मीर अब मुझे मजीद खामोश रहने की इजाजत नहीं देता। अली जफर ने मीशा शफी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तो जनाब, जहां पर सियासत में इल्जामात लग रहे हैं, वहीं पर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे भी इल्जामात लग रहे हैं। लोग एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं और लेट्स सी कि अब अली जफर जो है उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो जनाब, ये हमारी टॉप स्टोरीज थी और ओवैस टॉप स्टोरीज के हवाले से मैं देख रही थी कि लोड शेडिंग का जो मसला है, गुड मॉर्निंग आज ने उठाया और लोड शेडिंग के इस मसले के ऊपर हम आपको तमाम सियासी रहनुमाओं को के हवाले से बताते हैं, उनको अपने शो पे बुलाते हैं और जानते हैं कि उनकी पार्टीज का क्या मौकफ है। कराची से जो लोड शेडिंग का मसला है वो हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इसी मसले के हवाले से आज हमें ख्वाजा इजहारुल हसन भी हमारे शो में ज्वाइन करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि आप दीगर पार्टीज की तरह कराची में लोड शेडिंग के मसले के ऊपर क्या इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मसला शिद्दत इख्तियार कर और गया सिर्फ है। लोड शेडिंग नहीं सबा, हम कराची के दीगर मसाइल पे भी बात करेंगे, जिसमें पानी का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है और सफाई सुथराई का मसला है। भाई, कौन सा मसला ऐसा है जो यहाँ पर मसला नहीं है? खैर, इसी हवाले से हम मजीद भी शो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब प्रोग्राम में बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से। तो सियासत में बात होगी तो निगरां सेटअप का जिक्र भी आएगा। निगरां सेटअप के लिए कौन सेट है, तो इसी सेटअप का जिक्र आएगा। बिल्कुल, निगरां सेटअप के लिए कौन सेट है। ऑपोजिशन एक दूसरे के साथ राबते कर रही है। गुज़िश्ता रोज खुर्शीद शाह ने निगरां वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए 15 मई की डेडलाइन दी है, लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ निगरां सेटअप को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर आकर मजीद डिस्कस करेंगे। निगरां वजीर आजम और वज़राए आला कौन होंगे, किसके नाम चुने जाएंगे और किसके नाम रिजेक्ट होंगे, अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं। लेकिन सेटअप बनने से पहले ही दो बड़ी जमातों में फूट पड़ चुकी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि तहरीक इंसाफ ने मुशावरत से कबल ही नाम शो कर दिए, जबकि पीटीआई इस बात से इनकारी है और उनका मौक़िफ़ है कि हतमी तौर पर कोई नाम जारी नहीं किए गए। अब देखना यह है कि मुशावरत के बगैर क्या पीपल्स पार्टी निगरां सेटअप के लिए मामले को आगे बढ़ा पाएगी या मामला लटक जाएगा।
तो इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आम इंतखाबात से कबल निगरां वज़ीर आज़म और निगरां वज़राए आला की तैनाती के हवाले से हतमी फैसले की मुद्दत जो है वो 15 मई है, और ऐसे में हिज़्ब इख्तिलाफ की दो बड़ी सियासी जमातों यानी कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में इस मामले पर तनाज़ा भी पैदा हो गया है। और इसका जिम्मेदार, आपको क्या लगता है कि सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो ये है कि इनकी जानिब से हतमी तौर पर कोई नाम ही नहीं जारी किए गए। जब उनके नाम आ गए और मार्केट के अंदर, अखबार के अंदर बता दिए गए, लिख दिए गए, उससे पहले अनाउंस कर दिए गए, और नईमुल हक साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, उन्होंने अनाउंस किए, तो फिर उसके बाद तो कोई चारा नहीं रह जाता। जब फिर पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट किया तो उसके बाद उनका मौक़िफ़ ये आया कि नहीं, ये तो हमने फॉर्मली बताने थे और ख़त के ज़रिए से हमने बताने थे। तो ज़ाहिर है कि एक जो प्रोसेस था उसको तो उन्होंने बाईपास ज़रूर किया है। जहाँ तक रह गया ये मामला कि ये कंसेंसस इनका, तो कंसेंसस पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में कैसे होगा, और अपोजिशन का हुक्मरान जमात के साथ क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि पिछली दफ़ा की तरह इलेक्शन कमीशन को ही इसका अनाउंसमेंट करना पड़े, क्योंकि इसकी जो डेडलाइन होती है वो निगरान सेटअप के 3 दिन के लिए ये होती है, 3 दिन तक रखनी होती है, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन में मामला चला जाता है। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको फैसला करेगा, जो कि अभी कवी इम्कान यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ही शायद डिसाइड करे। अलबत्ता कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ईवान के ऊपर अब ये भारी जिम्मेदारी है। अच्छा आसमा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपने बात किया, तो ये बताइएगा क्या निगरां आज़म और निगरां वज़राए आला पंजाब के जो नाम ज़राए अबलाग में आए हैं वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जानबूझकर मीडिया को फीड किए गए हैं ताकि निगरां सेटअप को इब्तिदा में ही मुतनाज़ बना दिया जाए? देखिए लग तो ऐसा ही रहा है कि जिस तरह से वो नाम अनाउंस किए गए हैं, PTI को ये तरीक़ाकार नहीं देना चाहिए था। उसमें तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम है, डॉक्टर इशरत का है, रज़ाक दाऊद साहब का नाम है जो कि एक बिजनेसमैन है। अब ये जो इस तरह से तरीक़ाकार इख्तियार करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के साथ एक तफरीक और एक गैप जो है वो बढ़ा दें। ज़ाहिर है कि अपोजिशन पार्टियों को मिल के ये बात तय करनी थी, और फिर उस एक मुतफ़िक़ा नाम के ऊपर जो कि अपोजिशन जमातें लेके जाती हैं उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय प्राइम मिनिस्टर को पेश करना था, और फिर उनकी तरफ से नाम आते, फिर डिस्कशन होता दोनों के बीच में, और उसके बाद ये फ़ैसला होता। तो ज़ाहिर है कि ये इसको मुतनाज़ा बनाया गया है, और ये मुतनाज़ा हुआ है ये अमल। अब खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही कि हम उनके साथ मुशावरत करें। वो मुशावरत नहीं करेंगे तो इस पर और एक कदम और बढ़ जाएगा, और ज़ाहिर है कि कोई मुतफ़िक़ा नाम नहीं जाएगा और इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा। तो पहले दिन से ये बातें इस्लामाबाद में हो रही हैं कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ही जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ही इसका फैसला करेगा कि कौन जो है वो निगरान वज़ीर आज़म होगा। और अगर सियासी जमातों से निकल के ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया तो फिर तो सियासी हाथों में ये बात नहीं रहेगी, फिर तो कोई भी वज़ीर आज़म होगा तो ये फिर उसके बाद फिर अगर एतराज़ ये करेंगे तो वो एतराज़ फिर बनता नहीं, और दिखाई ऐसे बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इलेक्शन कमीशन ही जो इख्तियार है वो रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो उसकी जानिब से निगरां सेटअप के लिए नाम अगर जारी किए भी गए हैं तो इसमें मसला क्या हो सकता है पीपल्स पार्टी को? क्योंकि निगरां सेटअप के लिए असल कार्रवाई तो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर नहीं करनी है, जबकि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद भी तो कर सकती है। देखिए पीपल्स पार्टी मुस्तरद करे, उनके पास हक है, और इसको मेरा ख्याल है कि अगर PTI ने ये अनाउंस कर दिया है कि हमारी तरफ से ये नाम नहीं है और हम मुशावरत के ज़रिए से करना चाहते हैं, तो फिर PTI पीपल्स पार्टी को या खुर्शीद शाह साहब को इसके ऊपर बरहम नहीं होना चाहिए। इनको बुलाना चाहिए और उनके साथ बात करके फिर एक मुशावरत का अमल जो है उसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत कम होते चले जा रहे हैं। 31 मई को तो ये हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर इनको ये सब कुछ करना है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी, और ये खुर्शीद शाह साहब को भी अगर कोई ऐसी रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको मेरा ख्याल है कि उसको मुस्तरद करना चाहिए और उसको समझना चाहिए और मौका नहीं देना चाहिए। किसी आप ये कह रही हैं कि खुर्शीद शाह साहब के अगर तहफ़्फ़ुज़ में तो PTI को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि खुर्शीद शाह साहब कह चुके हैं कि अब PTI से बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अपोजिशन जमातों के अंदर ही डेडलॉक हो गया है। तो क्या पीपल्स पार्टी बगैर मुशावरत के निगरान सेटअप के मामले को आगे बढ़ा सकती है? यही तो वो मसला है जिसको हम बार बार हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर खुर्शीद शाह साहब को इस बात पे एतराज़ है कि नाम आए और PTI ने कहा कि वो फॉर्मल नाम नहीं थे,
तो उनको इस मामले को ख़त्म करके अपोजिशन को दावत देनी चाहिए और मुशावरत का सिलसिला रखना चाहिए ताकि ये मामला आगे बढ़ सके। अगर वो ये कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था और PTI कहे कि हमने तो नाम पेश कर दिए और पब्लिक कर दिए, उनको पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन फर्दर उसको मुतनाज़ा खुर्शीद शाह साहब कर देंगे अगर वो इस बात पे अड़े रहे। अगर उन्होंने अपनी बात वापस लिए, उनको इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और जाहिर है कि ये बहुत अहम मामला है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और कायदे ईवान बैठ के जो हैं वो इस मामले को हल करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं उनको एतमाद में लेना है और इस प्रोसेस का जितनी जल्दी आगाज़ हो जाएगा उतना बेहतर है कि इस मामले को जो है वो हल करें। अच्छा, ये बताएगा कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है तो क्या इससे इलेक्शन 2018 के इनेकाद में ताख़ीर होगी, क्योंकि साफ व शफाफ इंतखाबात के लिए निगरां सेटअप का क़याम नागुज़ीर लगता है। निगरान सेटअप के क़याम से तो कोई उसका तो पूरा एक वाज़ेह प्रोसेस है जिसके तहत तो आराम से सारा कुछ हो जाएगा और उस प्रोसेस के तहत जो है वो सारा मामला आगे चलेगा। तो उसका तो कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे कहा जाएगा इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार होंगे। अलबत्ता इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो सकते हैं अगर हल्का बंदियों का मामला जो है वो निमटता नहीं है, वो सही नहीं होता और वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है या इलेक्शन कमीशन इस मामले को आगे ले जाता है और निगरान हुकूमत की तौसीह होती है, तो फिर इलेक्शन के इल्तवा का सबब बन सकता है। ये जो सबब है इल्तवा का, निगरान हुकूमत का क़याम, और ये कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, यहाँ से निगरान सेटअप दोनों जमातें मिलके, दोनों यानी ग्रुप्स मिलके अपोजिशन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और कायदे ईवान नहीं तय कर पाते तो फिर इलेक्शन कमीशन कर देगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हल्का बंदियों का मामला काफ़ी सीरियस है और उसके ऊपर अपीलें निपटाने का मामला काफ़ी सीरियस है, उसके ऊपर एतराज़ात का मामला काफ़ी सीरियस है। वक्त पे इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की कोई जो किलकिल है वो ना हो और इलेक्शंस अपने टाइम पर। ठीक है, सीनियर पर्सन तज्ज़ियाकार आसमा शराजी इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रही थी। निगरान सेटअप का ये मामला है और इस जो सियासी जमातें हैं उनका इसके ऊपर भी तनाज़ा है आपस में, वो इस पे भी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि जी उसने नाम फाइनल कर लिए, उसने क्यों डिस्क्लोज नहीं किया, अगर डिस्क्लोज कर दिए तो ये हमारा राइट था, पहले हमसे मशावरत नहीं की। जैसे कि कल हमने देखा पीपल्स पार्टी और PTI आमने सामने थे और अब यही सुनने में आ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कोई मुशावरत कर ली है लेकिन वो इस हवाले से नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। बहरहाल निगरान सेटअप के हवाले से जो भी कुछ हो वो अच्छा हो, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो डेफिनेटली जमहूरियत के लिए होगा, उसकी बेहतरी के लिए होगा। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, वक्फे से पहले बात हो रही थी सियासत के हवाले से। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करें जिंदगी की कुछ ज़रूरियात के हवाले से, और अगर जिंदगी की ज़रूरतों के हवाले से बात की जाए तो उसमें एक जो पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ एक सेक्टर है, और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा हुसैन साहब ने, EFU लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से हैं और नेशनल सेल्स डायरेक्टर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि EFU लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ पर स्टैंड कर रही है बाकी कॉम्पिटिटर्स के हवाले से? देखिए, इस कंपटीशन को आप दो हिस्सों में हम पहले डिवाइड कर देते हैं, एक गवर्नमेंट ओन कंपनीज का और एक प्राइवेट कंपनीज का। तो गवर्नमेंट में उनमें एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आता है। 1972 में नेशनलाइजेशन हुआ था, 33 कंपनी को नेशनलाइज करके स्टेट लाइफ बनाया गया था। उस वक्त EFU लाइफ इस पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी जापान के अलावा। अच्छा। तो उसको नेशनलाइज करके स्टेट लाइफ बना दिया गया। फिर 20-22 साल तक स्टेट लाइफ की मोनोपोली रही। 18 नवंबर को EFU लाइफ को दोबारा लाइसेंस दिया गया और ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है। तो EFU लाइफ को 25 साल हो गए दोबारा से काम करते हुए। और इन प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। नेटवर्क वाइज पाकिस्तान के 170 सिटीज़ में हम काम कर रहे हैं, कराची से लेकर चाइना बॉर्डर तक और गवादर से लेकर सियालकोट तक हम हर जगह मौजूद है। 5000 से ऊपर की हमारी फील्ड फोर्स है, 500 मैनेजर्स हैं। तो माशाल्लाह से वन ऑफ द लीडिंग। सर, आपने कहा कि 170 सिटीज़ के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं और अब सिल्वर जुबली होने जा रही है आपके इस इंश्योरेंस की।
ये बताएं कि ओवरऑल लोगों के हवाले से अगर हम देखें तो जहाँ पर इतनी सिटीज़ में आप लोग काम कर रहे हैं, वहीं ये भी देखा जाता है कि अगर 10 लोग बैठे हैं और आप उनसे पूछते हैं 2 लोगों ने इंश्योरेंस कराई होती है, बाकी 8 लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराई होती, तो जो बाकी 8 लोग इंश्योरेंस नहीं करा रहे होते या अपनी लाइफ इंश्योरेंस की तरफ नहीं आ रहे होते, उसके रीजंस क्या हैं? क्या कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते, या पॉलिसी के हवाले से वो क्लियर नहीं होते, या उन तक अवेयरनेस नहीं पहुँच रही है? ये सारी बातों को आप मिला जुला ही कहेंगे। देखिए होता क्या है कि हर आदमी इसको सबसे पहले एक्सपेंस समझ रहा होता है। ठीक है कि मैं अभी पैसे दूंगा तो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जाते हैं मोबाइल फ़ोन की दुकान में, मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी खरीदते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, एसी खरीदते हैं, एसी यूज़ करते हैं। जब भी कोई आप आदमी पैसे देता है तो वो उस चीज़ को यूज़ करता है, ठीक है ना। ये लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टेंजेबल नहीं है। वो हमें पैसे देता है, हम उसको एक पीस ऑफ पेपर देते हैं। हाँ। तो उसको लगता है कि यार ये कुछ हुआ नहीं। एग्जैक्टली। तो वो समझता है कि यार ये अभी मेरी जरूरत नहीं है, पेपर आया हमारे पास, मैं अभी यंग हूँ, 30 है यार, अभी मैं फिट हूँ यार, अभी कुछ भी नहीं होना मुझे ना, तो अभी मैं करता हूँ। हाँ ये अच्छी चीज है, मैं लूंगा। हर आदमी के दिमाग में ये अच्छी चीज है, मैं लूंगा, और वो इस तरीके से होता है। लेकिन गॉड फॉरबिड लाइफ में अगर एक दफ़ा एक इंसिडेंट हैपन हो जाए फिर दोबारा चांस नहीं मिलता। और अगर अल्लाह मियां दोबारा आपको दुनिया में भेजेंगे तो आप सबसे पहले चीज़ इंश्योरेंस लेंगे। चलिए जी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। लेकिन डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस के वाले से हम बात कर रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि लोगों को लेनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं होता कि हम इसको इस चीज़ से मंसूब कर देते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता हमारे साथ कोई हादसा हो जाए या कोई और चीज़ हमारे साथ पेश आ जाए। स्टडी प्लान्स भी होते हैं, फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं, आपके घर के हवाले से, हाँ शादी के प्लान्स होते हैं, आपके जिंदगी में 3 नीड्स है ना, शामिल होते हैं। एक शॉर्ट टर्म नीड्स हो गई, घर का खर्चा, रेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना, सबसे पहली जरूरत ये है। अगर हर आदमी ये सोचे कि अगर आज वो बेरोजगार हो जाए, दैत नहीं होती, सिर्फ बेरोजगार हो जाए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो कोशिश करेगा, जॉब चेंज करेगा, मेहनत करेगा, फिर कमा लेगा। और अगर वो नहीं रहता तो ये लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन रहेगा। तो इंश्योरेंस का पहला जॉब है कि लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। दूसरा काम, बच्चे छोटे होते हैं, हर आदमी चाहता है कि अच्छी प्लानिंग करें बच्चों की शादी के हवाले से, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से। तो ये EFU लाइफ के प्रोडक्ट वो हैं जो सेविंग ओरिएंटेड होते हैं। जब बच्चे बड़े हो तो पैसे का फंड अवेलेबल हो जाए। और थर्ड इनकम होती है रिटायरमेंट, थर्ड नीड होती है रिटायरमेंट की। अभी हम जवान है, एज 60-65 पे जब रिटायर हो तो बच्चों पे डिपेंडेंट ना हो, आप अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो और अपने लिए जो है मुस्तफा साहब, आपने 3 जरूरियात के बारे में बताया कि जिंदगी की 3 बेसिक जरूरियात है। तो इस हवाले से EFU के पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्लान्स हैं आवाम को देने के? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे पास तीनों ज़रूरियात के हवाले से प्लान है। और बेसिकली ये फील है कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये टेलर मेड प्लान है। अब आप अगर मेरा कोट पहनेंगे तो फिर कुछ अजीब सा हो जाएगा, कस्टमाइज प्लान है ना। तो सब अगर हम शॉर्ट टर्म नीड, प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत अच्छे प्लान्स मौजूद हैं। प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, बच्चों का एजुकेशन प्लान, वेडिंग प्लान, मैरिज प्लान भी है, और रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्लान भी है। अच्छा, हर नीड के हवाले से हमारे पास। अच्छा, मोर स्पेसिफिकली मैं एजुकेशन के हवाले से अगर पूछना चाहूँ तो एजुकेशन में क्या बेसिक एजुकेशन के हवाले से आपके पास प्लान्स हैं या हायर एजुकेशन के हवाले से? अच्छा, देखिए बेसिक एजुकेशन के लिए तो प्लान नहीं है, हायर एजुकेशन के हवाले से प्लान होता है। प्लान की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आजकल बच्चे की जब एज 19-20 ईयर्स की होती है तो उसको हायर एजुकेशन के लिए फंड चाहिए होता है। अगर लेट से 20 साल बाद एक बच्चे की पढ़ाई, जैसे आजकल आगा खान में 1 मिलियन रुपीस साल की फीस है, 5 साल के 50 लाख रुपए। तो अगर वो हमारे साथ 1/3 पैसा सेव करे 20 सालों में इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि 17 लाख रुपए, यानी कि 90,000 पर एनम वो हमारे साथ सेव करे, तो उसको 20 इयर्स में ये 5 मिलियन का फंड मिल जाता है। इस तरीके से हम करते हैं। और गॉड फॉरबिड अगर कुछ बीच में हो जाए उस पेरेंट को, तब भी पॉलिसी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहती है। अच्छा। EFU लाइफ पॉलिसी को कंटिन्यू करता है और बच्चे को उस एज पे आके पैसे मिल जाते हैं, उस एज पे आके। अच्छा सर, ठीक है, अब ये 20 इयर्स के हवाले से आपने बात की कि एक छोटा बच्चा है, वो 20 इयर्स का होगा तो उसके स्टडी प्लान्स के लिए पैसे चाहिए, फंड्स मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और इस वजह से भी इस इंश्योरेंस की तरफ नहीं आते हैं, उनका ये होता है इतना लंबा टाइम,
आप पैसे सेव कराते रहें, आप पॉलिसी लें, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो तो वी विल बी फाइन। ऐसा कुछ है आपके पास कि कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी है? शॉर्टकट चाहिए क्योंकि पाकिस्तानियों को तो, हमें तो सबको शॉर्टकट चाहिए। लेकिन देखिए, जो जिसकी जैसी जरूरत वैसा प्लान। अब जब से हम घर खरीदते हैं, आजकल ये बैंक हाउस लोन देते हैं, तो 5 साल के ऊपर इंस्टॉलमेंट और 20 साल के ऊपर इंस्टॉलमेंट फर्क होता है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है, अब आपकी जरूरत बच्चे की 20 साल की है, तो आप उसको अगर 20 साल में प्लान करेंगे तो इंस्टॉलमेंट कम होगी। वेरी गुड थिंग, एग्जैक्टली। अगर आप उसको 10 साल में प्लान करेंगे तो इंस्टॉलमेंट बड़ी इंस्टॉलमेंट इंक्रीज होगा। ये बहुत जबरदस्त आपने बात की, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं जी हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग चाहिए, लेकिन फिर हमें पैसे भी कम देने हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म आप अपने स्टडी प्लान के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए सोचते हैं, तो उसमें आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है, जो आपको बड़ा रीजनेबल पड़ती है। यंग ग्रेजुएट जब काम शुरू करते हैं, आप लोगों ने अभी काम शुरू किया, 25-30 ईयर्स पे अपने रिटायरमेंट के लिए अगर आप अभी प्लान करेंगे, तो जो पैसा आज आप देंगे ना, वो बहुत कम होगा। जब आज एज 50 पे आपको याद आएगा यार मुझे अब रिटायरमेंट प्लान करना है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है मुस्तफा साहब की बात सुन के कि आप हमें कोई पॉलिसी प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं। मैं तो आपको दे रहा हूं, डिसीजन आपका है। अच्छा मुस्तफा साहब, ये बड़ी ऑन अ लाइटर नोट बात हो गई। ये बताइएगा कि ये सारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप बता रहे हैं, एक आम आदमी के जहन में ये ख्याल ज़रूर है कि हम एक कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो ये कितनी सेफ एंड साउंड है? हमें क्या इसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, पहले तो देखना चाहिए वो किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। EFU लाइफ 100 बिलियन रुपीस 10,000 करोड़ रुपए क्लाइंट का हम लोग इस वक्त मैनेज कर रहे हैं, ठीक ना। तो बहुत बड़ी कंपनी होती है। फिर जब इंश्योरेंस कंपनी आगे री इंश्योर्ड होती है, यानी कि जब हम प्रीमियम देते हैं, कंपनी का पैसा भी इंश्योर्ड री इंश्योर्ड हो रहा होता है। तो हर कंपनी री इंश्योर्ड है। हम म्यूनिक री जर्मनी से जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट री इंश्योरर है, तो इसलिए सब ये। और फिर SECP के तहत हर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक सॉवरेनिटी होती है, तो इस तरीके से पैसा डूबने की गारंटी होती है। ऐसा नहीं होता कि पैसा जो आपका है उसकी गारंटी है। जैसे 1972 में नेशनलाइजेशन हो गया था, तो सारे पॉलिसी होल्डर्स को स्टेट लाइफ ने केटर किया ना उसको। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, जहाँ पर अब आपकी सिल्वर जुबली है, 170 सिटीज़ में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट बहुत सारे हैं इस पॉलिसी के हवाले से। वही अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मज़ीद इसमें आप क्या नई चीज़ें जो है वो इंडक्ट? बिल्कुल, देखिए नीड्स चेंज हो जाती है, बेचने के तरीके बदल जाते हैं। पिछले 50 इयर्स में टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन आया है, इसने बहुत कुछ बदल दिया। अब हम इसको इंश्योरेंस में भी देखते हैं। अब हमने मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशंस दी हैं क्लाइंट के लिए, एजेंट के लिए, क्यों कोई एजेंट बीच में नहीं चाहिए। क्लाइंट अपने मोबाइल फ़ोन से ही ले इंश्योरेंस, देख ले क्या चीज़ है, क्या हो रहा है। EFU लाइफ इस वक्त पेपरलेस कंपनी है, हमारे यहाँ कोई पेपर नहीं होता। तो ये इस तरह हम टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस हो रहे हैं। अब हम पेमेंट, पहले एक बहुत बड़ा होता चेक लो, कैश लो, अब हमने अपने लड़कों को डिवाइस दिए, वो आपके फोन पे अटैच करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, पैसे हमारे पास आ जाते हैं। इजी पैसा। ये तो बड़ी जबरदस्त प्लास्टिक मनी के ऊपर आप लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और बाकी दूसरी चीजों से इस तरीके से बहुत एडवांस हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 25 इयर्स में इंश्योरेंस की अवेयरनेस इन मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू और डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। अच्छा सर, अब हम जहाँ पर बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा ये पॉलिसी लेंगे जैसे जैसे उन्हें समझ आने लगेगी। वहीं क्लेम का भी एक मसला होता है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, उसके बारे में लोग ये समझते हैं कि यह क्लेम में एक प्रॉब्लम होती है लेने में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, एक एजेंट आता है आपसे फॉर्म फिल करता है ना, कंसल्टेंट आके, अगर आप फॉर्म में अपनी सब चीजें सही सही बताएं, अगर आपको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी अम्मी को, आपके अब्बा को, आप वो बताएं। ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर कंपनी अंडरराइट करती है और आपको रिस्क देती है। आपको था शुगर, डायबिटिक थे, आपने बताया नहीं और गॉड फॉरबिड डेथ हो जाती है उस रीजन से, सही, तो हमें रिकॉर्ड मिल जाता सबका, तो फिर क्लेम में प्रॉब्लम आते हैं। अगर आपने फॉर्म सही फिल किया है तो यकीन करें क्लेम में कोई प्रॉब्लम। लेकिन मुस्तफा साहब, इसमें एक पहलू ये भी निकलता है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपका कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, उसे सही तरह से आगाही दें जब वो पॉलिसी ले रहा हो, तो उस हवाले से आपकी क्या कैंपेन है? अच्छा देखिए, जब EFL में कोई आदमी आता है ना, तो उसको हम पहले ब्रांच में 3 दिन का कोर्स करवाते हैं। अच्छा।
फिर जब वो पहला प्रोडक्ट करता है तो फिर हम 6 दिन का उसको फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं। फिर जब वो थोड़ा सा प्रीमियम कर लेता है तो 6 मंथ बाद 3 दिन की फिर ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर 9 मंथ्स पे उसकी 3 दिन की फिर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो 1 साल के अंदर हम उसको 14 से 15 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं इस बेस के ऊपर कि ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, ये लोगों की फलाह और बहबूद का काम है और हम ट्रस्ट सेलिंग करते हैं। तो इसमें हमें हर चीज सही बतानी है। ठीक है ना। अच्छा मुस्तफा साहब, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी कितनी, आमतौर पे ये कहा जाता है बैंक्स की तरफ अगर देखा जाए कि कोई हिडन चार्जेस होते हैं, कोई मार्कअप लग जाता है अगर लेट आपने इंस्टॉलमेंट भरी है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया के चंद एक मुल्क में से पाकिस्तान, आपको सुन के हैरत होगी कि जो बेस्ट रेगुलेशन के तहत चल रहा है इंश्योरेंस, जो हमारे SSCP की रेगुलेशन है ना, आप दुनिया के बड़े बड़े सिविलाइज कंट्री के रेगुलेशन सख्त रेगुलेशन है। एक क्लाइंट को जब हम पॉलिसी सेल करते हैं तो हम 5 पेज की इलिस्ट्रेशन साइन कराते हैं जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, जिसमें हर पेज का कंसल्टेंट का भी सिग्नेचर चाहिए होता है, क्लाइंट का सिग्नेचर भी चाहिए होता है कि फर्स्ट ईयर एलोकेशन कितनी है, मोर्टेलिटी चार्जेस क्या है, वो सब मेंशन होता है। सही, वो आप वही कह रहे हैं ना कि ऑन पेपर हर चीज़ होती है कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको हर चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी और जिनसे आप पॉलिसी ले रहे हैं उनको भी आप सही अपने बारे में बताएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जब हमने ये पॉलिसी ली थी तो एट टाइम वी वर वेरी हेल्दी और बाद में हमें डायबिटीज़ हो गई या बाद में हमें जो है वो CVS का हार्ट का इशू हो गया, तो अब फिर इस चीज़ को कैसे, अब एक शख्स है जिसने अपने हेल्दी लाइफ टाइम में ये पॉलिसी ली है लेकिन उसके साथ में बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फिर जब क्लेम करता है तो फॉर्म में साइन की तो डेट लिखी होगी ना, पॉलिसी इशू किसी एक डेट पे हुई होगी ना, तो हमारे पास रिकॉर्ड हम बिल्कुल हमारे पास होता है कि कोई पहली दफा डॉक्टर को कब कंसल्ट किया। आपने पॉलिसी 19 अप्रैल को ली है और आपने कंसर्न डॉक्टर को नेक्स्ट ईयर जनवरी में किया तो फर्क हो गया ना, फिर हम भी नहीं कर सकते। हम उस डेट से पिछले की जिम्मेदारी मांगते कि आप सच बताएं, प्रीवियस हिस्ट्री है उसके ऊपर आप पॉलिसी बनाएं। ओके, फ्यूचर में अल्लाह ना करे मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हमारे मुस्तफा साहब चूंकि वक्त मुख्तसर है और आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला बड़ा अच्छा रहा और सैर अंगेज गुफ्तगू आपसे हुई, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने शिरकत की। और सब आपको पता है कि जहाँ पे जिंदगी की दूसरी जरूरियात हैं उसमें इंश्योरेंस की भी बात हो गई, वहाँ पे फन एक बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। तो फन के हवाले से भी अगर कोई बात करें तो एक फन के हवाले से स्टोरी है, तो स्टोरी से पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसको स्टोरी को डिस्कस करेंगे। So stay with us, keep watching. Good morning, Arch. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब सियासत से हटके अब कुछ बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, क्योंकि अब एंटरटेनमेंट में भी ऐसा होने लगा है कि 2 गुलकार हैं और वो भी इतने अच्छे गुलकार हैं, इतने अच्छे पाकिस्तान के बड़े नाम हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, बल्कि अली जफर की जानिब से तो इस इल्जाम को मुस्तरद भी कर दिया गया है। स्टोरी कुछ यूँ है कि मारूफ गुलकारा और अदाकारा मीशा शफी ने अपनी खामोशी तोड़ डाली और मी टू का हिस्सा हो गई हैं। उन्होंने साथी फनकार और गुलकार अली जफर पर जिनसी हिरासा करने का इल्जाम ला दिया है। मीशा ने कहा है कि वो कोई आम खातून नहीं थी, फिर भी हिरासा किया गया, जबकि अली जफर ने मीशा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। अली जफर ने कई बार जिनसी हिरासा किया। मीशा शफी ने तहलका खेज इंकिशाफ कर दिया। गुलकार अली जफर पर इल्जामात की बारिश कर दी। मेरा ज़मीर अब मुझे मजीद खामोश रहने की इजाज़त नहीं देता। मीटू वाली अपने ट्वीट में गुलकारा मीशा शफी ने खामोशी तोड़ दी। देखा कि मीशा ने किस तरीके से इंकशाफात किए। उन्होंने कहा भाई मैं काफ़ी अरसे से खामोश थी और अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, और ये बात तो उन्होंने ठीक की है कि जी इस मसले पे बात करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सबके लिए बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, लेकिन मेरे ख्याल में हाँ बिल्कुल इस तरह की बात उन्होंने कहा कि मैं कोई बयानबाजी नहीं करूंगा, मैं लीगल तरीका अपनाऊंगा और मैं कोर्ट्स के थ्रू जाके इंसाफ लूंगा। और उन्होंने एक बात जरूर उन्होंने कही कि जो सच है वो सामने आ ही जाएगा। अब देखिए लीगल तरीका तो वो इख्तियार करें, बिल्कुल उनका जाना चाहिए अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसमें एक सिचुएशन ये है ना कि उनके बहुत सारे फैंस भी हैं जिनको तो कम से कम उनको एड्रेस करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, और उसके बाद से और सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो सोशल मीडिया के थ्रू कर लें, लेकिन उनको क्लियर जरूर करना चाहिए क्योंकि उनके बहुत सारे जो फैंस हैं वो बड़े अफसरदा हुए हैं ये बात सुन के। खैर हाँ, सोशल मीडिया की बात हो रही है तो सोशल मीडिया पर
जहाँ पर एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए जाते हैं, इल्जामात को मुस्तरद भी किया जाता है, वहीं पर लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाया भी जाता है। और हम फनी वीडियोज़ का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसमें से एक फनी वीडियो अभी आपको दिखाते हैं, फिर वापस आकर इस वीडियो पे बात करेंगे, जिसको हमारे पाकिस्तानी टैलेंट ने जो इतना जबरदस्त गाया है, देसी तड़का लगाया। और मैं ये सोच रही थी कि इतनी मुश्किलों से इन लोगों के सॉन्ग्स के अंदर कंपोजिशंस होती है, म्यूजिक दिया जाता है, बैकग्राउंड चीजें चल रही होती है, लेकिन इन्होंने ढोल की ताप पे इतना जबरदस्त ये सॉन्ग गाया है कि मेरे ख्याल में अगर पड़ोसी मुल्क में ये वीडियो गई होगी तो डेफिनेटली उनको हैरानी हुई होगी कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। तो जनाब, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो किसी से कम भी नहीं है। तो जहां पर हम पाकिस्तानी टैलेंट की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी इश्यूज के हवाले से भी। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सियासत के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, अब कुछ बात करेंगे हम सियासत के हवाले से, और सियासत में जहां पर निगरां सेटअप के हवाले से बातचीत चल रही है, वहीं पर अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से बात करें तो कराची इस टाइम बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। वो है बिजली की बंदिश की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से। आए दिन हम देखते हैं कि सड़कों पर एहतजाज हो रहा होता है। कौन सा इलाका ऐसा है जहां पर हम ये नहीं सुनते कि जी 4 घंटे लोड शेडिंग हुई, फिर 2 घंटे के लिए लाइट आई, फिर 4 घंटे लोड शेडिंग हुई, तो कुल मिला के 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कहीं भी आप इस वक्त चले जाएं तो आपको कोई ना कोई इलाका ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर कहीं 15 दिन से लाइट जा रही है और इस तरह जा रही है कि लाइट आई नहीं है। बिल्कुल बताया जा रहा है मेहरान टाउन भी है जहां गुज़िश्ता 15 रोज से लाइट ही नहीं है, बिजली ही नहीं है। और आप तसव्वुर करें कि इस गर्मी में आप बगैर बिजली के किस तरीके से अपनी जिंदगी के तमाम तर काम अंजाम देंगे। आपको सोना भी होता है, आपको ऑफिस भी जाना होता है, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है। एग्जैक्टली इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। नफीस साहब, जैसे कि कहते हैं ना कि मुल्क में एक इमरजेंसी सी नाफिज हो गई, ऐसी कराची में भी ना बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से अब इमरजेंसी की सिचुएशन है। सियासतदान भी मुतारिक है, एहतजाज भी हो रहा है, शहरी भी मुतारिक है, सड़कें भी ब्लॉक की जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारी इस एहतजाज की इमरजेंसी का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। सबा जिस तरह एक था ना सर्कुलर डेट, जिसकी कोई ना दुम थी, ना सर था, ना पैर था। एग्जैक्टली वो उस पे फिर वापस घूम फिर के वहीं बैक टू स्क्वायर वन की पोजीशन पे आता है। यही हाल कराची की लोड शेडिंग का है कि सिंध गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, छोटी पार्टीज हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम करती हैं, इंतजामिया को ब्लेम करती हैं कि कोई कहता है कि इलेक्ट्रिक सदन का मसला है, वजीर आला कहते हैं कि वफाक का मसला है, वफाक कहता है सूबे का मसला है। नेपरा, अब हम देख रहे हैं कि नेपरा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और के इलेक्ट्रिक, इनकी आज मीटिंग है इमरजेंसी में, देखें क्या होता है। लेकिन अब तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जब तक जिम्मेदारों का तायुन, पहली बात तो यह है कि जिम्मेदारों का तायुन होना चाहिए। जब जिम्मेदारों का तायुन होगा, चाहे वो नेपरा ने कह दिया कि इलेक्ट्रिक वो है, लेकिन के इलेक्ट्रिक कहती है हम नहीं जिम्मेदार, SSGC है जो हमें गैस नहीं दे रही है, SSG कहती है मेरे पास पीछे से फील्ड से गैस कमा रही है, मैं कैसे दे सकती हूँ। तो मसला ये है कि जब ये सारी बातें, देखिए मुस्तफा कमाल की एक बात तो बिल्कुल ठीक है, वजीर आला बजाय खत लिखने के सबको बिठाएं, लाइन पे लें, वजीर आजम को अगर ले सकते हैं या वफाक के किसी रिप्रेजेंटेटिव को, और मसला हल करके उठे। मसला नियत की बात है ना, नियत की बात है, नियत होगी तो सारे काम हो जाएंगे। की बात है एग्जैक्टली, और इंटेंशन की बात है। और अगर के इलेक्ट्रिक की बात करें नफी साहब, तो कहा जाता है कि जी 2000 जो है हमारी तलब है, मतलब 2000 मेगावाट हमें चाहिए के इलेक्ट्रिक 3100 मेगावाट पैदा कर सकती है, बना सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करते। फुल कैपेसिटी पे 2900 मेगावाट दे सकती है, 2300 से 2500 आपकी जरूरत है, यानी कि आपकी जरूरत से ज्यादा के इलेक्ट्रिक बिजली प्रोड्यूस कर सकती है अगर वो अपने, देखे बिन कासिम में सिर्फ 2 प्लांट हैं चल रहे हैं इस पे, बाकी एक की सफाई हो रही है, 2 बंद है। कोरंगी के और बिन कासिम 2 अगर गैस जो डीजल पर है वो ऑन कर दें, ठीक है, अपनी कंजम्पशन यहाँ 6 बिन कासिम के ऑन कर दें, 200, मैं कहता हूँ 90 नहीं, कराची की जरूरत की तमाम तर बिजली जो है कि इलेक्ट्रिक बजाय किसी पड़े प्रोड्यूस कर सकता है। सुई सदरन गैस उसको 90 वो कहते हैं कि मिलियन क्यूबिक फीट दे रही है, लेकिन अभी नेपरा की हमने रिपोर्ट देखी है, उसमें कहा है कि नहीं 90 नहीं 50 मिलियन क्यूबिक फीट दे रही थी, और 60 उससे पिछले माह जो है वो 50 मिलियन क्यूबिक फीट दे रही थी। उसमें तो कराची और नौबत तो ये है कि 2015 में जब हीट वेव था और कराची के शहरी अपनी जानों से हाथ धो रहे थे, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज थी, तब भी के इलेक्ट्रिक ने इसी तरह की लोड शेडिंग बरकरार रखी थी और तब भी लोग ऐसे ही मर रहे थे। मुझे वो याद है, एक वो डेथ जो था ब्लैक डेथ जो प्लेग आया था,
वही सूरत हाल थी कराची में, यानी कि मुर्दा खानों में मुर्दों के लिए जगह नहीं थी, बर्फ के रेट बढ़ा दिए गए थे, किसी का कोई पुरसान हाल नहीं था, एक अजीब सूरत हाल थी, कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। उसकी भी जिम्मेदार कहते हैं के इलेक्ट्रिक। अब तो लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का जुर्म जो है वो कत्ल की सूरत अख्तियार करता जा रहा है। इलेक्ट्रिक के हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे हम, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मसला है और गुड मॉर्निंग आज ने इस मसले को अब हल करने की ठान ली है। हमारी कोशिश यही है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हुक्म बाला तक आवाज जाए और कम से कम लोड शेडिंग का ये मसला जो है वो हल हो जाए। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब गुड मॉर्निंग आज में जहां हम बिजली के मसले के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए और आज हम बात करेंगे बिजली के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से। सर सबसे पहले बिजली के मसले के ऊपर बात करते हैं आपसे कि ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, ये सिचुएशन क्यों इतनी वेग है, ये राउंड अबाउट क्यों बना हुआ है? नहीं देखिए, बेसिकली तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू है जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अच्छा। बिल्कुल क्लियर है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ निजी पावर प्लांट्स हैं जिनको गैस जो है ना वो 100% चाहते हैं कि प्रोवाइड की जाए। फेडरल गवर्नमेंट नेपरा के थ्रू वो सख्ती नहीं कर पाती कि भाई गैस कम हो या ज़्यादा हो, आप जो चार्जेस सार्फिन से ले रहे हैं वो तो आप फ्यूल पे ले रहे हैं और वो फ्यूल की मद में ही, यानी कि अगर आप 13 रुपए 14 रुपए यूनिट ले रहे हैं तो आप फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएं। हमारी जो एवरेज जो हमारी डिमांड है वो 2600 है, लेकिन जनरेशन कैपेसिटी 1600 1700 ये है। तो अब वो जो एक शॉर्टफॉल है वो मेरा ख्याल है उसके अंदर इंटरवीन करने की ज़रूरत है। और के इलेक्ट्रिक को भी कई बार हमने मजबूर भी किया, अप्रोच भी की, लेकिन कितने मुजाहरे, क्या हर गर्मी में मुजाहरे हों, हर गर्मी में रमज़ान में मुजाहरे हों। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली लाइज इन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और हुकूमत है वो, मैं आप मीडिया हैं, मैं सियासी जमात हूँ, ना आप वज़ीर हैं ना मैं वज़ीर हूँ ना नेपरा के मेंबर हैं। गवर्नमेंट जब इस तरह से बेहिसी का मुजाहरा करे तो फिर मुराद अली शाह साहब ने कल कहा कि वो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे और वो भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी कि अपोजिशन साथ चलेगी। सूरत हाल के अंदर जहाँ पे सूबाई हुकूमत का ये हाल है, वजीर आला साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप इस्लामाबाद चलें, मैं खुद आपके साथ धरने में बैठूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ओन करने को तैयार नहीं है, तो वहाँ पे मामला कैसे सही होंगे? देखिए यही है बिल्कुल बात, बड़ी इसका जवाब तो शायद हुकूमतों के पास भी नहीं है। फिर वही बात है कि या तो चीफ जस्टिस साहब से कहेंगे इस पे भी सो मोटो लें, या फिर लोग आर्मी चीफ से अपील करें। फिर वो हो जाता है कि जी लोग या पॉलिटिशियंस अनडेमोक्रेटिक डिमांड्स कर रहे हैं, तो देयर इज नो ऑप्शन अदर दीस टू। सर ये के इलेक्ट्रिक की तो इजारादारी थी या डोमिनेंस थी, या जो ये कहते हैं कि इन्होंने अवाम को परेशान किया, वो आपके दौर में भी किया। वजह क्या है? कहा जाता है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो फर्नेस ऑयल पर या ऑयल पर अपने पावर प्लांट्स को ऑपरेट नहीं करती मुनाफे की वजह से। तो अगर सर ये हो जाए तो क्या मसला हल नहीं हो सकता? देखिए बिल्कुल हो सकता है। मेरे जहाँ तक ख्याल है कहीं शायद कुछ गलती हुई है इसकी प्राइवेटाइजेशन में, और वो भी यकीनन आपको पता है जब इतना बड़ा दायरा प्राइवेटाइज होता है तो कम से कम 8-9 मिनिस्ट्रीज और उनके एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संगीन जुर्म उस फेडरल गवर्नमेंट के उन ब्यूरोक्रेट से हुआ है जो काबिल गिरफ्त भी हैं और काबिल सज़ा भी हैं, कि ऐसा कोई पॉइंट लीगल नहीं है कि इसके इलेक्ट्रिक को टेम किया जा सके या इसके ऊपर थोड़ी सख्ती की जा सके कि एमडी कितना बाइख्तियार किसी भी प्राइवेट इदारे में, किसी भी मुल्क में, आप चाइना में इन्वेस्टमेंट कर लें, मलेशिया में कर लें, नेपरा की टीम आई आपको गवर्नमेंट कौन से हवाले से कहा कि इतनी गफलत का मुजाहरा किया गया है, ये बिजली पैदा कर सकते थे, लोड शेडिंग दूर हो सकती थी, लेकिन नहीं की गई। लेकिन सर अब हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। आज देखें, आप देखें पीएसटीबी प्रोटेस्ट करने जा रही है, वो भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी कर रहे हैं, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे इनके प्रोटेस्ट को, सपोर्ट करेंगे? मेरा ख्याल कोई मतलब मुखालफत की कोई वजह नहीं है, बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। अवामी मसला है, हमने भी किया है, वो भी कर रहे हैं, करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात
कि जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, बिल्कुल सही, PSL होता है, वर्ल्ड कप को मैचेस होते हैं, आप देखें 100% लाइट्स ऑन होती हैं, नहीं जाती हैं, वो फिर इसका मतलब कोई ना कोई तो सख्ती करता है ना, जादू से आ जाती है, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं से तो सख्ती हो रही है ना, यानी कि पैदा कर सकते हैं, दे सकते हैं बिजली। तो मगर डंडे की जरूरत है। वो खाजा साहब आप डंडे की बात कर रहे हैं, अगर के इलेक्ट्रिक के मुआहदे की अगर हम नजर डालें उसकी तरफ, तो मुआहदा जब ये हुआ था तो उसमें वाज़े तौर पे ये सारी चीज़ें क्लॉजेस मौजूद हैं कि आपने ट्रांसमिशन लाइन नई बिछानी है, कैपेसिटी को ज़्यादा बढ़ाना है। अब जैसे नफीस भाई भी कह रहे थे कि फर्नेस ऑयल की कैपेसिटी उनके पास मौजूद है, उस पे नहीं आते। और फिर इनकी अगर बैलेंस शीट को देखें, सालाना बैलेंस शीट, वो तवातुर के साथ उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुए जा रहा है। तो एक ऐसा इदारा जो हर साल प्रॉफिट कमा रहा है, वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली क्यों नहीं पैदा कर रहा? इसके ऊपर तकरीबन दर्जनों केसेस हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो माहिर कानून कौन है जो इनकी सुनवाई होने नहीं देते, स्टे ले लेते हैं। सर मसला सारा ये है कि अब जो बात है ना वो ये है कि अब क्योंकि देखें गर्मियाँ ज्यादा हैं, ठीक है, अब रमजान भी करीब है, कब तक ये एहतजाज चलता रहेगा? लोग कब तक अपने घरों में परेशान रहेंगे? एहतजाज से तो बात नहीं बनेगी। इस लोड शेडिंग की वजह से लोगों की जिंदगी अजाब हो गई है, ऑफिस टाइम पे नहीं जा पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं। अब ये मसला तो हल करना है ना सर। हम कब तक हर साल ऐसे ही गर्मियों में एहतजाज करेंगे? हर साल फिर हमें डर होगा कि हीट वेव्स ना आ जाए, कहीं ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी हमारी टीम ये भी बता रही है कि मेहरान टाउन में पिछले 15 दिन से लाइट है ही नहीं, बिजली ही नहीं है पिछले 15 दिन से। मेहरान टाउन में नहीं है, मेरी कंस्टिट्यूएंसी न्यू कराची में हर 15 दिन बाद पानी और बिजली तो 8-8 घंटे और 10-10 घंटे नहीं है। नहीं, पानी जब आता है जब बिजली चली जाती है। यही तो एक इशू है। कल भी हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर लाइट आ जाती है तो उसके बाद फिर सबसे बड़ा इशू पानी का आपके मेरे घर का भी मसला। लेकिन सर ये मुराद अली शाह का कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें तो बोर्ड ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया जब इसकी के इलेक्ट्रिक को दिया गया, तो कौन जिम्मेदार है? लियाकत अली खान जब वजीर आजम थे, उन्होंने उस वक्त भी मुराद अली शाह को ऑन बोर्ड नहीं लिया था कुछ पॉलिसी बनाते वक्त। भुट्टो साहब जब वजीर आजम थे तब भी मुराद अली शाह को किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया था ना। बात ये थोड़ी होती है कोई इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट देता है कोई, भाई यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर 70 साल पहले, 60 साल पहले या 40 साल पहले कोई फैसला हुआ है उसमें आप बेहतरी कर सकते हैं। आप रोना रोते हैं ना कि जी मोहतरमा ने विंड मिल लगाई थी, बाद की हुकूमत ने तबाह कर दी, आज आप उसको ठीक करना चाहते हैं। भुट्टो साहब की चीज़ों में ठीक आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि अपोजिशन लीडर और सारी जमातें चलेंगी तो मैं धरना दूंगा। अरे आप अपनी फौज जफर मौत लेके जाएं, अपने तैयारे में वहाँ जाएं, पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरा करें, आ जाएगी बिजली, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा खाजा साहब ये जरूर बताएं कि आप बता रहे हैं कि पुरानी जिम्मेदारियां भी हैं और अगर कोई पहले काम हो चुका है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, तो इस वक्त आपको विल नजर नहीं आ रही है या कोई और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मेरा ख्याल है वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं खुल के बात, इसमें और क्या रहेगा, इनका भी इंटरेस्ट है, उधर भी इंटरेस्ट है। तो अवाम तो सर पिस रहे हैं, अवाम देखें कितना बुरा। दोनों बड़ी फोर्सेस का इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो आप कह रहे हैं, फिर मसला कौन हल करेगा? मैंने बता तो दिए थे। नहीं सर, क्योंकि ये मसला ही ऐसा है कि हम चाहते हैं कि मैंने आपको बता दिया, अवाम दो जगह देखेगी, या तो चीफ जस्टिस से अपील करेगा, फिर सर अवाम तो चीफ जस्टिस से अपील कर रही है कि चीफ जस्टिस साहब जहां दीगर सो मोटो नोटिस ले रहे हैं, इस हवाले से भी कोई नोटिस ले लें ताकि कराची के अवाम का कोई भला हो सके। बिल्कुल सही है। या फिर अच्छा सर, आज अवाम को जमात इस्लामी इस हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं कि जी लोड शेडिंग का मसला हल हो। आपको लगता है कि ये जो अब हम एहतजाज कर रहे हैं, ये जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा हो जाएगा? होता है, बिल्कुल होता है। जब सियासी जमातें सड़कों पे एहतजाज करती हैं और इस तरह आवाज़ बुलंद करती हैं तो उसका यकीनन एक दबाव होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा हो रहा हो सही और कि इलेक्ट्रिक उस प्रेशर को न ले, वो हमेशा। लेकिन सर क्या मुजाहिका क्या, अगर वजीर आला कहते हैं कि हमें लेके चलते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर सामने और वफाक के खिलाफ एहतजाज करते हैं, सारी पार्टी शामिल हो जाए? तैयार है ना? कब आप रेडी हैं? उनसे पूछे कब, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। यानी वो इनका इरादा नहीं है हतमी तौर पर बस बयानबाजी पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। नियत नहीं है। मैं इनसे बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। चलें, अच्छा सर अब कुछ पानी की बात कर लेते, क्योंकि कराची का एक मसला तो है नहीं, सफाई सुथराई का मसला, निकासी आब का मसला, फिर सड़कों के ऊपर आप देखें कि कचरा कितना होता है, लेकिन पानी वक्त की आम जरूरत, गर्मियों की आम जरूरत, पानी का क्या हाल है सर? पानी का मैटर कौन सॉल्व करेगा? देखिए पानी का कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये सब जो है ना, ये भी इसको मैं तो ये टोटली इल्ज़ाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दूंगा।
देखिए ये पहले नेमतुल्लाह साहब के दौर में भी यही कैपेसिटी थी, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसमें भी यही कैपेसिटी थी ना, और मेयर के अंडर ये चल रहे थे इदारे। तो लियारी तक में पानी जा रहा था, लाइनें बिछ रही थी, नए नए प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, दोनों नाजमीन ने अपने अपने काम किए। प्रॉब्लम क्या है, अगर 500 MGD पानी है और कराची की डिमांड मिनिमम करने 1000 है, तो आपको डिवीजन करना है ना खाली। बिल्कुल। अगर मैं और आप जैसे लेमैन भी बैठे हैं फाइन, तो एक दिन 500 और दूसरे कराची को दूसरे दिन 500, बात सिंपल। चले भाई, अगर ये टेक्निकल चले जाए तो हम 4th डे पे दे देंगे, फाइन, सही, 4th डे पे दे देंगे। 15-15 दिन पानी नहीं आ रहा, फिर जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लाइन अलग जा रही है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे ये मलीर और ये पूरा जो बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, वहाँ तो पानी की कमी नहीं है। सही। मैंने कभी किसी टैंकर को उन प्रोजेक्ट्स पे जाते हुए नहीं देखा। सर टैंकर के हवाले से भी जिक्र करेंगे, टैंकर माफिया का भी जिक्र करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में अभी यहाँ वक्त लेंगे हम, वक्त हुआ है ब्रेक का, तो इंस्टेंट ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने, और हमारे साथ हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन, जिनसे हम बड़े अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, और जहाँ पर हम पानी और बिजली का मसला हल कर रहे थे, वहीं सियासत के हवाले से भी नफीस साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं तो बड़ा बेताब हूँ इज़हार साहब से सवाल करने के कि सर फारूक सत्तार पर PSP ने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो आप लोग भी क्या ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप कोई क्या ऐसा राह अपनाएंगे कि फारूक सत्तार आप मिल जाएं? दूसरी बात यह कि फारूक सत्तार साहब की एक वीडियो के बारे में बड़ा चर्चा है कि टेसोरी साहब के मोबाइल में कुछ है, क्या है सर ये मामला? बहरहाल ये एक अफसोसनाक इल्ज़ाम है और इसका जवाब यकीनन आना चाहिए। कामरान टेसोरी साहब को जवाब देना चाहिए, इसका फारूक भाई को जवाब देना चाहिए। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, फारूक भाई हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं, ख्वाहिश है वही हमें गाइड करें, रहनुमाई करें। लेकिन फारूक भाई ने भी शायद अदालत की रहनुमाई ही को आखिरी फैसला मान लिया है। सही। तो फिर बेहतर है कुछ चीज़ें बगैर लड़े झगड़े अदालत पे छोड़ देनी चाहिए, और अदालत का फैसला आए तो हम समझते हैं कि सब तस्लीम करें। साहब वो जो डेडलाइन दी गई थी अब से कुछ दिन पहले, उसका क्या बनेगा फिर? वो तो ख़त्म हो चुकी है। देखें डेडलाइन बहरहाल दी गई थी, मैं ज़ाती तौर पे हक में नहीं था, लेकिन बहरहाल पार्टी का फैसला था। लेकिन मेरे ख्याल है डेडलाइन भी कोई हतमी नहीं होती, सियासत में कभी कोई चीज़ हतमी नहीं होती। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, कमेटी तो फिर बनी आप है, एक हो जाएंगे जल्दी। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हो सकते हैं। कोई देखिए ग्रेटर इंटरेस्ट जो होता है ना, लार्जर इंटरेस्ट, उसके लिए छोटे छोटे मफादात जो है ना कुर्बान करने पड़ते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे और कोई शख्सियत हो, ये शख्सियात तो आती जाती हैं। अच्छा सर, मुशर्रफ साहब की कोई स्पेस है? क्योंकि अभी मुशर्रफ साहब ने रब्ता किया है, खबरें आ रही हैं PTI से, और उन्होंने इत्तेहाद की ऑफ़र की और कहा कि इमरान खान जी हैं वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, हाँ। और मैं बहसीत मुशीर उनका साथ रहना चाहता हूँ, इस पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली अब जो पाकिस्तान की डायनामिक्स है ना, उसमें लीडर को पाकिस्तान में अपने लोगों में ही होना होगा। राइट। नवाज शरीफ साहब बहुत कुछ लूज कर गए, लेकिन बहरहाल वो अपने लोगों के दरमियान रहे। तो अगर मुशर्रफ साहब पॉलिटिक्स करना चाहते हैं बिल्कुल, तो वो तशरीफ लाएं। सही। तो वो उसके बाद कुछ नतीजा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इस तरह की बात की है, अपना इंटरेस्ट शो किया है PTI के हवाले से, वहीं MQM में कोई स्पेस है उनकी? क्योंकि इस हवाले से काफ़ी बातें भी हो चुकी हैं। मेरी उनसे 1 to 1 जो मुलाकात रही है, सबसे पहले शायद मेरी मुलाकात हुई उनसे MQM से, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, अच्छा, बल्कि वो कोई ग्रैंड अलायंस की शक्ल देखना चाहते हैं। अच्छा। तो उनके जहन में जो खाका है वो दूसरा है, और शायद पाकिस्तान लेवल का है। तो और अगर ग्रैंड अलायंस की अगर वो बात कर रहे हैं तो इंतखाबात नज़दीक हैं, तो नहीं, उन्होंने कहा कि सेटअप से पहले मैं आ जाऊंगा पाकिस्तान। तो सवाल नफीस भाई मेरा ये कि अभी जो MQM के जितने भी धड़े हैं, क्या कोई ग्रैंड अलायंस इस तरह का बन सकता है कि मुशर्रफ साहब के अंडर में जाके इलेक्शन लड़े? हम उसमें देखेंगे हमारा फायदा कहाँ है। अगर जिन सीटों पे हमारा सपोर्ट और अलायंस के साथ हमारा अलायंस इत्तेहादी जीत सकता है या हम जीत सकते हैं, तो वहाँ जरूर करेंगे। तो सर लेकिन अगर उस ग्रैंड अलायंस में, जहाँ पर मुशर्रफ साहब ये बात करें कि उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस PTI की तरफ है, उसमें अगर PTI भी शामिल होती है, तो फिर आप वो अलायंस बनाएंगे? PTI के साथ तो हमारा अजीब लव एंड हेट रिलेशनशिप है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हम उन्हें वोट दे देते हैं, वो हमें वोट दे देते हैं, और शहर में हम कंटेस्ट करते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई थोड़ा सा मुश्किल होगा इस इलेक्शन में कराची में। अभी अच्छा। तो वैसे कदरे सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है। इलेक्शन लड़ने का हमारे हालात जितने भी मुश्किल हो जाए उनके लिए आसानियां नहीं है। सर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान तो कराची से। अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल। कराची से लड़ना चाहिए, कराची को ओन करना चाहिए। इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ बिलावल साहब भुट्टो ने भी को, चैलेंज किया। बिलावल साहब को, इमरान खान साहब को और फजल रहमान सबको कराची से लड़ना चाहिए। सर एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि पीटीआई अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर तो कराची में कभी भी कुछ नहीं कर सकी है। तारीख है कि एमक्यूएम ने उसका हमेशा साथ दिया। कराची वाला जलसा देख लें आप, कराची में उन्होंने जितने बड़े बड़े जलसे किए एमक्यूएम की खामोश सपोर्ट या उसमें डिक्लेयर्ड सपोर्ट भी थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर इलेक्शन में कहीं इमरान खान साहब आते हैं या पीटीआई लड़ती है तो सीट एडजस्टमेंट उनके साथ करेंगे आप? ये थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि अर्बन सीट्स के ऊपर उनका भी फोकस होगा, लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे शायद वो लड़ेंगे भी नहीं। सही। उनका जोर डिफेंस और ये जो कंटोनमेंट एरियाज हैं वहाँ होगा। तो इस बार तो NA 250 जो अब शायद NA 248 हो गई है या 6 हो गई है, चेंज किया है उसको, चेंज हो बिल्कुल, गई है। हाँ। तो वो हमारा इरादा उन्हें देने का है नहीं वैसे। अच्छा, इरादा नहीं। सर आपको अपोजिशन लीडर से हटाने की भी कुछ कुव्वतों ने कोशिश की थी, सरगर्म हुई थी, कोई ऐसी हकीकत है सब? मैंने भी सुना ही है, टीवी पे देखा है कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, किसी ने कहा मैं 2 हफ्ते में जा रहा हूँ। हाँ। आज मेरे ख्याल 2 हफ्ते भी गुजर गए। सही। तो अगर अच्छा ये कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी है, सीट तो पार्टी की चीज होती है। सही। तो मगर मैंने ये अनाउंस कर दिया मैं 28 मई तक हूँ या 28 मिनट तक हूँ, मैं अपना काम दबंग तरीके से कर रहा हूँ, उस पर कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है। सही। सर कराची की ओवरऑल जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, चाहे बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो या एमक्यूएम के 2 धड़ों का मसला हो, इसको आप वन लाइन में कैसे कंक्लूड करेंगे? वेयर इज एमक्यूएम? मेरा ख्याल है कि अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट ग्राउंड मिल जाए तमाम जमातों को, ना किसी की बहुत सपोर्ट की जाए, बहुत ज़्यादा किसी को आशीर्वाद ना दिया जाए, बहुत ज़्यादा किसी को तंग भी ना किया जाए, किसी के हाथ पैर बांध के भी ना छोड़े जाएं, तो कराची पूरे पाकिस्तान की एक वो शक्ल है जहां से कोई नैरेटिव डेवलप हो सकता है पूरे पाकिस्तान का, बिल्कुल किसी भी चीज़ का, मसाइल के हल का, सियासी अलायंसेस का, डेमोक्रेसी का। तो कराची को हमें एक मॉडल बनाना चाहिए और इसके लिए तमाम फोर्सेस को कोशिश करनी चाहिए। चलिए जी, कराची को एक मॉडल बनाना चाहिए और बिल्कुल कराची एक ऐसा शहर है जहाँ का नैरेटिव पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव बन सकता है। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो गुड मॉर्निंग। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। आई होप कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा और बिजली के हवाले से मजीद इकदाम भी हो जाएंगे और कुछ मसला ये हल भी हो जाएगा। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।